हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलेज। पिछले क्लास में हम लोगों ने गुप्त काल के राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को समझ लिया था। आज के इस वीडियो में हम गुप्त काल के अर्थव्यवस्था और गुप्त काल के धर्म के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। और गुप्त काल की अर्थव्यवस्था को जानने से पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि भारत के प्राचीन इतिहास में जो अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत है वह होता है भूमि कर, लैंड रेवेन्यू। भारत के प्राचीन इतिहास में जितने भी बड़े बड़े साम्राज्य का उदय हुआ, उस साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था, जो मुख्य स्रोत था, वह भूमि कर था, लैंड रेवेन्यू था। तो जाहिर सी बात है, गुप्त काल का भी जो अर्थव्यवस्था है उसका मूल आधार, मुख्य आधार यानी मुख्य स्रोत लैंड रेवेन्यू होगा, भूमि कर होगा। तो गुप्त कालीन अर्थव्यवस्था में सबसे मेन जो अर्थव्यवस्था का आधार था वह था भू राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू। गुप्त काल में जो भू राजस्व था वह कुल उत्पादन का 1/6 था, और गुप्त काल से पहले जो भू राजस्व था वह 1/4 था। लेकिन जब गुप्त काल आता है तो गुप्त काल में भू राजस्व का 1/6 हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि अगर किसी भूमि में 6 यूनिट खेती होती है, अगर किसी भूमि में 6 यूनिट का उत्पादन होता है, तो 6 यूनिट के उत्पादन में जो 1 यूनिट का उत्पादन है वो टैक्स में चला जाएगा, वो टैक्स में जाएगा। यानी अगर किसी भूमि में, किसी लैंड में 6 यूनिट का उत्पादन होता है तो उस लैंड का जो 1 यूनिट है, 1 यूनिट का उत्पादन वो टैक्स में जाएगा। तो यही था 1/6 भाग। तो गुप्त काल के समय जो भू राजस्व था वह कुल उत्पादन का 1/6 था, लेकिन गुप्त काल से पहले कुल उत्पादन का 1/4 था। गुप्तकालीन साम्राज्य में आय का एक और स्रोत हमें देखने को मिलता है, और वह है बलात् श्रम, जिसे विष्टि भी कहा जाता था, और इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था। तो भू राजस्व अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत था गुप्त काल का। इसके अलावे भी हमें एक और आय का स्रोत देखने को मिलता है गुप्त काल में, और वह होता है बलात् श्रम, जिसे विष्टि भी कहा जाता था, और इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर गुप्त काल में हमें कई प्रकार की भूमि देखने को मिलते हैं। इनमें सबसे पहला है कृषि करने योग्य भूमि, जिन्हें क्षेत्र कहा जाता था। जो कृषि योग्य भूमि होती थी उन्हें गुप्त काल में क्षेत्र कहा जाता था, और जिस भूमि में लोग निवास करते थे उन्हें वास्तु कहा जाता था। और जो भूमि पशुओं के चारा के लिए यूज होता था, जो भूमि पशुओं के चारा योग्य था, उसे चारागाह भूमि कहा जाता था। और ऐसी भूमि जिसमें खेती नहीं होती थी, यानी जो भूमि जोतने योग्य नहीं होता था, वैसी भूमि को शील कहा जाता था। और ऐसी भूमि जो जंगली होती थी, जंगली भूमि को अपहृत कहा जाता था। तो हमें इस तरह के कई प्रकार के भूमि गुप्त काल में देखने को मिलते हैं, जिनका बंटवारा आर्थिक उपयोगिता के आधार पर किया गया था। आगे बात करते हैं तो गुप्त काल में सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का उपयोग होता था। गुप्त काल में हमें श्रेणी देखने को मिलते हैं। श्रेणी, अब आपका सवाल होगा कि ये श्रेणी क्या होता है सर? तो श्रेणी आप समझ सकते हैं इस तरह से, जैसे वर्तमान में बात करें कि वर्तमान में जितने भी व्यापारिक क्षेत्र होते हैं, कॉमर्शियल सेक्टर, उनके सबके अपने अपने संगठन होते हैं जो फैसला करते हैं कि उस व्यापारिक क्षेत्र में क्या होना चाहिए, क्या समस्या है, उसको कैसे समाधान करना है। जैसे मान लें जो ऑटो ड्राइवर लोग होते हैं, उनका अपना संगठन होता है कि अगर ऑटो से संबंधित कोई समस्या है, या उनका भाड़ा कितना होना चाहिए, कितना ज़्यादा होना चाहिए, कितना कम होना चाहिए, एक कोई भी डिसीजन है तो इस संगठन वाले लोग एक साथ मिल के लेते हैं। अगर देखते होंगे कभी किसी ऑटो के साथ किसी का झगड़ा हो गया तो पूरा ऑटो का जो जितना भी संगठन है वो विरोध में आ जाते हैं, उनके समर्थन में, अपना ऑटो ड्राइवर के समर्थन में आ जाता है। तो इस तरह उनका अपना एक संगठन चलता है। इसी तरीके से बसों का अपना संगठन चलता है, बस के ड्राइवर वगैरह के जो भी हैं उनका अपना संगठन चलता है। आप बार्बर को ले लीजिए, जो नाई होते हैं उनका भी अपना संगठन चलता है। तो हर एक सेक्टर में अपनी अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए अपना एक संगठन बनाते हैं, पूरा एक ग्रुप लेके चलते हैं। तो उसी तरीके से गुप्त काल में भी जितने भी व्यापारिक क्षेत्र थे, जितने भी कॉमर्शियल सेक्टर थे, वे अपना एक ग्रुप लेके चलते थे। जैसे अगर बुनकर है, बुनकर व्यापारी हैं, तो उनका अपना एक संगठन होता था, अपना ग्रुप होता था, तो वे एक श्रेणी में आ गए, तो वही श्रेणी कहलाता था। जो संगठन बनता था वही एक श्रेणी कहलाता था। जैसे बुनकरों का ग्रुप है तो बुनकरों की श्रेणी हो गई। अगर फलों के व्यापारी हैं तो उनका अपना संगठन होता था, वे अपना फलों के व्यापारियों का संगठन बनाते थे, वे अपना अलग श्रेणी में आ गए। अगर तेल निकालने वाले व्यापारी हैं तो उनका अपना अलग श्रेणी बन गया, वे अपना अलग ग्रुप बनाते थे। तो इसी तरीके से गुप्त काल में भी हर एक व्यापारिक क्षेत्र के लिए अपने अपने श्रेणी बनाए हुए थे, तो वही होता था श्रेणी। तो उसी श्रेणी का जो हेड होता था, प्रधान होता था, उसे ज्येष्ठक कहा जाता था। यानी
जितने भी श्रेणी होते थे, जैसे बुनकरों की श्रेणी, तो उस श्रेणी का जो हेड होता था वह ज्येष्ठक कहलाता था। अगर फलों के व्यापारियों की बात करें तो उसका भी श्रेणी होता था, तो उसका जो श्रेणी का हेड होता था वह भी ज्येष्ठक कहलाता था। यानी हर व्यापारिक क्षेत्र के जितने भी श्रेणियां थी उन श्रेणियों के जो हेड होते थे वे ज्येष्ठक कहलाते थे। आगे बात करें तो गुप्त काल में जो उज्जैन था वह गुप्त काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, कॉमर्शियल सेंटर था। तो जो उज्जैन था वह गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर था, व्यापारिक केंद्र था। अब आगे बात करें तो गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की और इनके द्वारा जारी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया। तो गुप्त राजाओं ने भारत में सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी की और इन स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया। अब यहाँ से एग्जाम में 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल कि भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो इंडो ग्रीक लोगों ने शुरू किया था। दूसरा सवाल, भारत में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो कुषाण वंश ने जारी किए थे। तीसरा सवाल, भारत में सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो गुप्त राजाओं ने जारी किए थे, यानी गुप्त वंश ने जारी किया था। ये तो हो गया हमारा गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। अब आगे हम लोग बात करते हैं गुप्तकालीन धर्म के बारे में, गुप्तकालीन रिलीजन के बारे में। गुप्तकालीन धर्म की बात करें तो गुप्त साम्राज्य का राजकीय धर्म वैष्णव धर्म था। यानी गुप्त काल में जो सबसे अधिक लोकप्रिय धर्म हुआ वह धर्म था वैष्णव धर्म, और यह धर्म गुप्त काल का राजकीय धर्म बन गया। और वैष्णव धर्म भगवान विष्णु से संबंधित है, यानी वैष्णव धर्म में भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। और गुप्त काल में भगवान विष्णु का सबसे लोकप्रिय अवतार वराह अवतार था। भगवान विष्णु की हमें कई अवतार देखने को मिलते हैं। इनमें एक अवतार था वराह अवतार, और यही अवतार गुप्त काल में सबसे लोकप्रिय अवतार था भगवान विष्णु का। गुप्त काल में हमें त्रिमूर्ति पूजा का प्रचलन भी देखने को मिलता है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति थे, तो त्रिमूर्ति पूजा का भी प्रचलन हमें गुप्त काल में देखने को मिलता है। और गुप्त काल का राजकीय चिन्ह हमें गरुड़ देखने को मिलता है। तो गुप्त काल का राजकीय चिन्ह गरुड़ था। तो ये हमारा हो गया गुप्तकालीन धर्म से। गुप्तकालीन धर्म से हमें इतना ही बातें याद रखनी है, यहीं से एग्जाम में सवाल आते हैं। तो गुप्तकालीन धर्म में हम लोगों ने पढ़ा राजकीय धर्म वैष्णव धर्म, राजकीय चिन्ह गरुड़, भगवान विष्णु की सबसे लोकप्रिय अवतार वराह अवतार, और त्रिमूर्ति पूजा का भी प्रचलन गुप्त काल में देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम लोगों ने गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था को भी समझ लिया और गुप्तकालीन धर्म को भी समझ लिया। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में गुप्त काल के साहित्य के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि एग्जाम में यहाँ से सवाल किस तरह से बनते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।